नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद सिंह जब्बल आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ जुगनू के कार्यक्रम रंगशाला के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो एक गीतकार, कथाकार, अभिनेता, निर्देशक, इन सब में से सब कुछ है, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, जिनके नाटकों की 100 से भी ज्यादा प्रस्तुति हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं फोक थिएटर के प्रसिद्ध निर्देशक श्री राकेश तिवारी सर से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद हर्ष। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर कि आप हमारे शो में और मैं आपका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। सर, मैं बिना समय को ज़्यादा व्यर्थ किए आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी अब अराउंड 50 ईयर्स की हो गई है ना, और आप इतने सालों से छत्तीसगढ़ी फोक थिएटर से जुड़े हुए हैं और आपका प्यार इसके लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अपने पूरे करियर में छत्तीसगढ़ी फोक थिएटर ही किया है। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा ये जो प्यार है और ये जो लगाव आपको इस है थिएटर से, फोक थिएटर से, वो कैसे जागा? उसके पीछे कोई किस्सा था या आप बचपन से देखते आ रहे थे इसलिए आपका एक लगाव बन गया उससे? नहीं हर्ष, क्या है, मेरा गांव है जिला बेमेतरा के पास जियोरा। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ मैं पैदा हुआ 1962 में, और जब मैं होश संभाला, मैंने करीब 3.5-4 साल 5 साल में याद रहता है जी। तो हमारे गांव में बहुत सारे मंडलियाँ थी लोक की, जैसे फाग गीत मंडली, राम सत्ता और जस गीत का नाचा पार्टी था वहाँ गांव में। अच्छा। तो मेरे जो दादाजी थे जी। स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, अच्छा। वो भी गाना गाते थे। बहुत अच्छा जस गीत गाते थे, बहुत अच्छा फाग गीत गाते थे। राम सत्ता में बहुत सारे उसको मुखाग्र भजन याद था। उसी गांव में हमारे एक नाचा मंडली के मैनेजर हुआ करते थे ठाकुर मनहरन सिंह। अच्छा। वो हारमोनियम बजाते थे। हमारे गांव पूरी मंडली थी, 13-14 कलाकार थे। परी था, हगरू गोड़। मैं खास तौर पे लक्ष्मण तिवारी, हमारे दादाजी, ठाकुर मनहरन सिंह, हगरू गोड़, तिहारू केवट, ये जो खाटी कलाकार थे उस समय, बनवाली सिंह ठाकुर, तो इनके साथ मैं बचपन से 5 साल की उम्र से दादाजी के गोदी में बैठता था जी। और फाग वाग होता था तो गाना शुरू करते, हम भी गाते थे। मैं धीरे धीरे टिमकी होता है, छोटा सा टिमकी, हाँ। टिमकी बजाने लगा, फिर धीरे धीरे नगाड़ा बजाने लगा। तो उसी समय से एक लोक कला के प्रति मेरे मन में आई, और फिर धीरे धीरे गांव में फिर मैं वहाँ पढ़ा, मैं 7वीं तक जी। पहली से लेकर तो 7वीं तक काफ़ी बड़ा हो गया। तो फिर मैं खुद कुछ मंडली में फिर मांदर बजाने लगा। अच्छा। और फिर भाग लेने लगा, गौरा होता है उसमें भाग लेना, भोजली में भाग लेना, रथ यात्रा में भाग लेना, और आपके राम सप्ताह होता था, 7 दिन का एक आयोजन होता था, नवधा रामायण होता था। तो सारे एक्टिविटीज़ में फिर मैं चला गया, कुछ फिर गाना गाता था, कुछ लिखने लगा, वो शुरू हुआ वहाँ से, गांव से। सर, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सुन के। सर, ये सब आपने जो बताया, मेरे हिसाब से यही वजह है क्योंकि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं और जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, गीतकार हैं, निर्देशक हैं, एक्टर है। आप मतलब लिटरली हर चीज़ करते हैं जो एक एक्टर को, एक थिएटर आर्टिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद यही वजह होगी कि आप इन सारी चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ हैं और आज भी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या है, कोई भी जो एक विधा जैसे पकड़ता हूँ तो उसको उसके तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे गाना जब मैंने शुरू में सुना, गाना लोकगीत गाया, तो फिर मैंने उस समय मैं 80-82 से ऑडिशन दिलवाया। रेडियो गाना आना उस समय बड़ा क्रेज था। जी सर। तो उस समय से रेडियो में मेरा गाना आज भी बजता है अभी। और रिसेंटली मैं 3-4 बार क्लियर किया आकाशवाणी का जो ऑडिशन होता है। अच्छा। एक बार मैंने 81-82 में क्लियर किया। उस समय नरेश निर्मलकर के साथ गाता था, सह गायक के रूप में। जी। फिर और परीक्षा दिलाया, फिर और परीक्षा। अब भी रिसेंटली 2018 में जी। फिर मैं ऑडिशन दिलाया, क्योंकि मेरे साथ जो कलाकार रहते थे, कोई छोड़ देते थे या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पार्टी टूट जाती है। तो आकाशवाणी में नए 6 लोगों का एक टीम अप्रूव करना पड़ता। अच्छा। इस साल फिर अभी मैं पास होके, नया जैसे होता है ना कि फिर अभी मैं पास हुआ। तो उसी समय से गाना जैसे मैं गाया, बता दो, एक पीरियड था कि खूब गाना। अभी कोविड में मैंने बहुत सारे गाना गाए,
अच्छा सर। अभी भी गाना कुछ लिख के मोबाइल में वो करके मैं आ रहा हूँ। अच्छा सर। तो मैं एक दिन में कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेता हूँ कि आज क्या करना है मेरे, या मेरी शाम को सोचता हूँ मेरी उपलब्धि आज की क्या रहे। तो मैं कोई कहानी याद करता हूँ, कोई गाना लिख लेता हूँ। जी सर। चाहे उसका मुखड़ा लिखूँ, तो वही मैं जस गीत, जैसे मैं सोच लिया कि भी आने वाले समय में जस गीत रिकॉर्ड करना है, तो उसका एक मुखड़ा लिख के तो फिर वो गाना गाने का क्रम चला। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका कोई फेवरेट गाना जो आप इतने सालों से गाते आ रहे हैं, कोई गाना सुना दीजिए सर। हर्ष में क्या है, लोकगीत जो होता है ना जी, तो ज़्यादा एक प्रभावशाली रहता है। अभी कई लोग और उसका एक अलग से एक रिदम रहता है जब गाना गाओगे, वाइब्रेशन है लोकगीत में। तो मैं वो ज़्यादा, मेरे को गाँव के गीत ज़्यादा पसंद है, या कोई ऐसा लिखा हुआ बहुत कम है। तो मैं गा को गीत सुना रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे इतने सारे गायक कलाकार हो गए, सुनता हूँ मैं। तो एक ऑटो ट्यूनर आ गया, ऑटो ट्यूनर। जी 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 जी। तो कई लोग सब बेसुरे हैं ना, ऑटो ट्यूनर लगा गाते, तो वाइब्रेशन नहीं आ पाता, वो माहौल नहीं बनता। तो मैंने एक गाना सुना रहा हूँ सर। मैं अपने गाँव में, हर्ष ये गाना मैं करीब सुना था आज से 20 साल के एज था मेरा, 30 साल पहले सुना था। जी सर। 30-35 साल पहले। जी। जस गीत है। अच्छा। उसका एक वाइब्रेशन मेरे को आज तक दिमाग में है, उसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ अभी, उसी तर्ज पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चे को बोला हूँ इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो 5-7 मांदर बजाएंगे और झांझ बजाएंगे, एकास्टिक, अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। जी जी जी। उसमें हम लोग करेंगे रिकॉर्ड। तो गाना मैं 2 लाइन गा सुनाता हूँ। जी। अरे कामा सिर जाबो तोर रैया रातानापुर मोरे कामा वो सिर जाबो ही गाला जे हो माय मैया कामा वो सिर जाबो ही गाला जे हो माय हे मैया कामा वो सिर जाबो ही गाला जे हो माय मैया कामा वो सिर जाबो ही गाला जे हो माय ए माटी मा सिर जाबो तोर रैया रातानपुर मुरईटा मा सिर जाबो ही गाला जे हो। तो ये वाइब्रेशन है ना लोकगीत में, वो जबरदस्त है। वो क्या कहता है, रोंगटे खड़ा कर देता है। बिल्कुल सर। तो मैं बहुत सारे गाना गाता हूँ ना, कुछ लोग जब ऐसी गाता हूँ लोकगीत में, तो लोकगीत में वो दम है। जैसे मैं कर्मा भी गाऊंगा, ये भी गाऊंगा ना, वो क्या एक वाइब्रेशन होने लगता है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं सर। बिल्कुल। तो वो एक रहता है लोकगीत में, यही जान है। वाह सर। तो वो है चीज। एक और तो एक और मैं सुनाता हूँ, एक कर्मा सुना देता हूँ, कर्मा का एक बोल। जी सर। अरे बाजाला बाजा दे रे भाई, बाजाला बाजा दे रे भाई रे, गुर बाजा बड़ा निक लागे राम, बाजाला बाजा दे रे भाई, बाजाला बाजा दे रे भाई रे। ए कहवले आवे तोर माटी के मादरिया रे, माटी के मादरिया रे, माटी के मादरिया रे। कहाँ वाले आवे बैंड बाजा राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। तोर बाजा बड़ा निक लागे राम, बाजाला बजा दे रे भाई, बाजाला बजा दे रे भाई रे। फिर मैं जब नाटक में म्यूजिक किया, बहुत सारे नाटकों के साथ करते चला गया। तो फिर मैं फिल्म में किया, 2-4 फिल्म करते चला गया, स्क्रिप्ट लिखता, गाना लिखता, गाना लिख देता। तो ये रहता है जुनून कि क्या करना है, कैसा करना है, सब हो जाता है। उसके बाद गाना तो चल ही रहा है जी। फिर मैंने जैसे अब अपनी वो यात्रा बताता हूँ जी। कई खंड में मेरी जो यात्रा है वो बटी हुई है। वाह। तो गांव से जैसे मैं फिर रहा, तो फिर मैं रायपुर आया सन 1981 में। 81 में। 81 में आया, फिर यहाँ कुछ मैं MA की पढ़ाई कर रहा था। तो मैं एक होटल जो था लास्ट था, होटल राधिका, ओके। वहाँ मैंने सर्विस ज्वाइन की। तो वहाँ मेरी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि मैं दिन भर वहाँ काउंटर में बैठता था होटल में, बिल्कुल। और एक मेरे को रूम भी मिल गया था वहाँ वहाँ रहने का अच्छा था। वाह। और उसी दरमियान फिर एक पार्टी थी, उस समय लोकमंच
खूब चलता था यहाँ। तो एक हमारे नरेश निर्मलकर जी थे, बहुत बड़े कलाकार जी। हैं, वो नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ की स्थापना किए थे 1981 में, सोन चिड़िया करके एक पार्टी। हाँ सर। तो उस सोन चिड़िया मैंने ज्वाइन कर लिया। वाह। तो उस समय फिर लगातार नौकरी करना और शाम को 7:30-8 बजे छूटना, उसके बाद रिहर्सल में जाना, रिहर्सल से माने 8 बजे रिहर्सल, माने 11 बजे फिर आना, फिर सोना, फिर कुछ पढ़ाई करना, इस टाइप का स्ट्रगल शुरू हुआ। उस समय हम लोग खूब प्रोग्राम किए सोन चिड़िया के माध्यम से। जी सर। वो मेरे साथ उस समय ये नरेश निर्मलकर थे, सुरेश कश्यप था, और पीताम्बर यादव जी आते थे दुर्ग से, केदार यादव जी आते थे, जयंती यादव जी आती थी, वाह। गणेश यादव जी आते थे। ये सब बड़े बड़े कलाकार हैं, थिएटर नवल में दास बहुत मानिकपुरी, बड़े-बड़े थिएटर। ये सब लोक कला के अपने अपने सब हस्ती है। बहुत अनुसुईया बड़ी। मानिकपुरी, हाँ। पंचराम मिर्झा और बैताल राम साहू, इतने और पुराने हाँ पुराने जितने कलाकार सब आते थे, सबका मार्गदर्शन। और मैं अधिकांशतः कलाकारों के साथ ही स्टेज शेयर किया। तो उस समय मैं गाना भी गाता था बढ़िया, और प्रोग्राम भी बढ़िया करता था। तो फिर धीरे धीरे करके फिर मैं ये सोन चिड़िया आया। फिर मैंने उसी दरम्यान जब रायपुर में 86, 87, 88 में फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया। तो थिएटर ज्वाइन किया तो मैं एज ए म्यूजिक के रूप में म्यूजिक करता था थिएटर में। राजकमल नायक जी हैं हमारे, हाँ हाँ। उनके साथ मेरा उनके साथ इंटरव्यू हाँ। होने वाला है। तो उनके साथ मैंने बहुत सारे नाटक में किया, जी। म्यूजिक में बैठता था। मिर्जा मसूद जी के साथ किया, जलील रिजवी जी के साथ किया, मिनहाज असद जी के साथ किया, आनंद भैया है, योग मिश्रा के जो बड़े सर भाई हैं। आपको सच बताना चाहूँगा, अभी जितने भी आपने डायरेक्टर्स के नाम लिए उन सबके साथ हमारा इंटरव्यू प्लान हो रहा है। जलील सर के साथ तो हो भी गया है। हाँ। मतलब आप जलील सर, राजकमल सर, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड में एक बहुत बड़े कलाकार हैं, जैसे हम कह सकते हैं। कैसे स्टार, जैसे आज हम स्टार कहते हैं, लेजेंड्स। आप छत्तीसगढ़ के लेजेंड हैं सर। एक छोटा सवाल है मेरा आपके साथ। आप इतने सालों से फोक थिएटर या नाचा कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आपने जहाँ तक की अपनी जर्नी बताई है, उसमें आपने बोला कि आपने नाटक भी ज्वाइन किया, आपने कई सारे हिंदी थिएटर करने वाले, मराठी थिएटर करने वाले, ऐसे कई सारे लोगों के साथ काम किया। लेकिन इतने सालों में भी आप हमेशा नाचा से ही ज़्यादा क्यों जुड़े रहे? इसकी ऐसी क्या वजह थी? क्या है हर्ष, जैसे मैंने ये थिएटर में बताया कि इतने इतने लोगों के साथ किया, जी। वो सब हिंदी थिएटर था। तो बहुत अच्छा लगता है हिंदी थिएटर, उसमें बड़ा डिसिप्लिन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, ऑन स्टेज है, ऑफ स्टेज है, ये लाइटिंग है, यहाँ से 4 कदम चल के जाओ, फिर आओ, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, बड़ा एक डिसिप्लिन है। हाँ जी सर। तो उसको जब मैं बाजा बजाते म्यूजिक में बैठे बैठे देखता था यार, तो फिर मेरा नाचा याद आ जाता था। यार नाचा वाले हाले कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं। और वो दोनों का परफॉर्मेंस में देखता था। अच्छा। जैसे ये डिसिप्लिन ऑडियंस इसमें भी बड़ा ताली बजा रहा है, नाचा वाले जो कहीं भी से आ जाते हैं साले, उसमें भी बड़ा क्लिक कर जाते हैं वो। तो फिर मैं सोचा, और ये जितने भी हिंदी सब नाटक करते थे, कहीं कहीं सब हुआ रहता था कि या कहीं भोपाल में हो रहा है शो, उनका कहीं दिल्ली में हो रहा है शो। जी जी जी। तो वही नाटक सब रिपीट होता था। तो मेरे मन में एक बात आई कि मैं एक ऐसा कोई स्क्रिप्ट लिखूं, और बहुत सारे मेरे पास आज भी करीब मेरे को 50 एक कहानियाँ याद है जिसमें नाटक बन सकता है। तो मेरी दादी से एक कहानी सुना था, फोकलवा का कहानी सुनाती थी। तो कहानी में अक्सर जब मैं कुछ होता था, दादी बोलता था फोकलवा सुनाओ, तो मेरे फोकलवा सुनाती थी, पट से नींद आ जाता था। वाह सर। तो बड़ा अच्छा रोचक कहानी था, उसमें भूत आता था, कहानी थी सर, बिल्कुल। भूत था, ये था, वो था, कॉमेडी कहानी, हाँ कॉमेडी था, सब एक साथ था। वो कहानी मेरे जहन में था कहीं कहीं। जी सर। तो मैं नाटक वाटक करते करते सोचता था कहानी काश ऐसे आ जाए तो बड़ा मजा आए। मैं हबीब साहब के साथ भी एक नाटक में किया था, एक म्यूजिक किया था, और अचानक उनके कोई म्यूजिक वाले, हारमोनियम वाले नहीं थे, तो मेरे को बोला राकेश तुम बजाओ हारमोनियम पूरा। अच्छा। ऐसा ऐसा देखो, 3 दिन तक पूरा फुल रिहर्सल चला। वाह। तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया उसको, तो बड़े खुश हुए वो। तो वो फोकलवा कैसे बना वो बता रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। तो फिर उसको लिखना शुरू किया, तो लिखता था, फिर ऐसे टेम्परेरी लिखता था। फिर मैं बोला लिखूं तो मैं ये संवाद साले बंध जाएगा एकदम। तो मैं समझा कि इनको इम्प्रोवाइज कराऊं। तो वो नाटक आधा लिखा, आधा अध लिखा।
आर्टिस्ट आते थे हमारे यहाँ, मैं क्लास लेता था उस समय, लोक हाँ। संगीत महाविद्यालय में पढ़ाता था। हाँ। मेरे क्लास भी चलती थी छत्तीसगढ़ी गानों की। फैकल्टी टाइप के थे हाँ, आप उस तो समय। उसमें सब आते थे। बिल्कुल। तो मेरे जो कलाकार हैं ना, वो सब मेरे छात्र हैं। जी तो मैं बोला यार एक नाटक फोकलवा करना है, तो तू हेमंत वैष्णव था जी। जिनको पुरस्कार मिला, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ वो जी। हमारे मेन कैरेक्टर फोकलवा। अच्छा। तो वो क्लास में आते थे। मैं जी। बोला तू फोकलवा बनना, तू राक्षस बनना, राक्षसी बनना, राजा बनना, ये बनना करके वहीं तय किया। बिल्कुल। और उसका स्क्रिप्ट नहीं, हाँ मैं बोला आपको ऐसा ऐसे बोलना है। इम्प्रोवाइजेशन पे बिल्कुल पूरा। फिर लिखता था कुछ गलत होता नहीं, अब ऐसा ऐसा बोलना है। तो हम लोग शुरू किए, फिर शुरू किए, बोला अच्छा लगा यार। मैं बोला ये तो बड़ा रोचक नाटक है। फिर उसका हम लोग रंग मंदिर में एक शो किए, पहला शो। उसका टिकट विकेट बेचे, खूब प्रचार प्रसार किए, और पैसा भी अच्छा गया टिकट विकेट में। बिल्कुल। तो वो पहला शो था हमारा, और बड़ा अच्छा क्लिक हुआ। सर कौन से साल में किए होंगे वो शो? ये किए मैं 2003 में, पहला शो। पहला शो। तो सर अभी सिर्फ 2003 से 2021 हो गए हैं और आपने 150 से भी ज़्यादा शो किए हैं राजा हाँ। फोकलवा के। जी। सर मतलब वो नाटक एक तरीके से ना कह सकते नाचा, और जब हिंदी थिएटर को मिला देंगे ना तो ऐसा लगता है राजा फोकलवा जैसा नाटक बनेगा। जी। तो सर मैं बहुत बार सोचा, जब आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं बोला इस सर के पास ये यूनिक आइडिया आया कैसे, है ना? क्योंकि अभी आप देखेंगे ना सर, तो और कोई शायद ही ऐसा डायरेक्टर होगा जो अपने पूरे समय मतलब अपने इतने सालों के करियर में कंटिन्यूसली नाचा और फोक थिएटर से जुड़ा रहा। कई सारे लोग से मैंने जब बात की आपके मित्रों से, तो वो लोग तो बोलते थे हबीब तनवीर सर के बाद अभी यही हैं जो फोक थिएटर को चलाते आ रहे हैं। तो सर ये जो मेरा पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि राजा फोकलवा के 150 नाटक हो गए, उसका आपने प्रिपरेशन कैसे किया? तो ये सवाल हमारा। कोई बता रहा था कि ऐसा नाटक बना, तो एक शो करने के बाद मन में अच्छा उसका अच्छा मिला, उसका रिस्पांस अच्छा मिला, अखबार में अच्छा छपा, लोग बाग बोलने लगे बहुत अच्छा करे। हबीब तनवीर जी आए रायपुर। अच्छा। तो मेरे को हबीब तनवीर साहब को दिखाना था फोकलवा। हाँ तो मैं बोला सर ऐसा ऐसा नाटक बनाया हूँ मैं। हाँ। तो थोड़ा तेज आदमी थे, बैठे थे, बिल्कुल। तो मेरे को आपको नाटक देखना है। जी। तो हाँ देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैं बोला सर मैं अभी क्या कर रहे हैं आप? हाँ। तो वो बोले यार अभी तो मैं हूँ 8 बजे रात तक घर में हूँ, ये हम लोग 4 बजे बात कर रहे थे। हाँ। ठीक है सर, हम आपको यही दिखा देते हैं। हाँ। और मैं तुरंत कलाकार को फ़ोन लगाया। हाँ। सब कलाकार 6 बजे उसके घर पहुँच गए आंगन में, वहीं एक लाइट लगाया, हबीब साहब बैठे ही रह गए आंगन में, सब बना दिए सेट वेट, सब मेकअप वेकअप करने लगे। हबीब साहब बोले क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? मैं बोला सर वो कलाकार है, आपको हम लोग यहीं फोकलवा दिखा रहे हैं। तो बोले चलो दिखाओ। अब उनके नया थिएटर के भी कलाकार आए थे उनके साथ, Yes. वो लोग भी ऑडियंस में बैठ गए। मेरे को अच्छा लगा कि उनके कलाकार जो भोपाल वगैरह से आए हैं वो देखे फोकलवा। और जब हम लोग शो किए तो बहुत गदगद हुए हबीब साहब, बोले यार बड़ा अद्भुत शो है। और बस इतना बोले कि अच्छा था शो तुम्हारा। तो हबीब साहब का अच्छा शो था, वो बोलना। ये बोलना तो भैया बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। तो बिल्कुल। वो घर में देखे, और हमारा बैद्यनाथ पारा उसके घर में जो शो किए वो हाँ जी। अपने आप में हिस्ट्री इससे और अच्छा खुद किस्सा बैठ के इससे अच्छा किस्सा कोई हो ही नहीं सकता आपके जी। नाटक को बताने के लिए। जी, सर जी। सर अभी अपन लोग जो हाल ही में बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि आपने दूरदर्शन में और आकाशवाणी में अपनी आवाज़ देने की कोशिश की, हर बार जुड़ने की कोशिश की। उसके साथ साथ आपने कई सारे टीवी शोज़ में भी अपना सॉन्ग दिया है, अपना म्यूज़िक दिया है, अपनी आवाज़ दी है। तो वो सब का आपका जर्नी कैसा था? उससे आप एकदम से कैसे जुड़े? हाँ, तो मैं क्या है एक यहाँ रायपुर आकाशवाणी में एक बहुत पुराने उद्घोषक हुआ करते थे, अच्छा। केसरी प्रसाद वाजपेयी, हाँ जी। बरसाती भैया, जी 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 जो जी। चौपाल कार्यक्रम देते थे। तो उनसे मेरा काफ़ी अच्छा घनिष्ठ संबंध था। वो मेरे को बहुत अच्छा मानते थे, और वो दूरदर्शन ने भुइयाँ के गोट नाम के कार्यक्रम शुरू किए। जी 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 जी, बहुत फेमस। भुइयाँ के गोट में बरसाती भैया पहले आए, फिर भैया लाल हेड़ाऊ जी आए, जी। जो राजनांदगांव के थे, अच्छे थिएटर करते थे, बड़े कलाकार। बहुत बड़े कलाकार। और अचल वाजपेयी आई, और वर्मा मैडम आई है, 3-4 लोग करते थे उस समय। जी। तो मैं दूरदर्शन गया तो एक वहाँ के डायरेक्टर थे, वो बोले राकेश ये कर सकते हो क्या भुइयाँ के गोट कार्यक्रम? जी। तो मैं उनको बोला सर मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन अकेले में मज़ा नहीं आएगा।
वो लोग अकेले करते थे। जी तो सर। बोले तुम क्या करना चाहते हो? मैं बोला सर इसमें अपन 2 कैरेक्टर लाते हैं जी। और दोनों का नाम रखते हैं, एक समारू एक बुधारू। दोनों आएंगे और दोनों बातचीत करेंगे और एक किसी से इंटरव्यू लेना है तो दोनों मिलके इंटरव्यू लेंगे। जी सर। गाना गाते हुए कुछ, उसको बड़ा आइडिया रोचक लगा। जी। बोले ठीक है। तो हमारे भैया हैं शीतल प्रसाद शर्मा, अच्छे कलाकार हैं। जी। तो उसको बनाया बुधारू, मैं बना समारू। दोनों मिलके वो होस्ट करने शुरू हुए। अच्छा। तो इतना पॉपुलर हुआ समारू बुधारू समारू बुधारू। सप्ताह में 5 दिन आते थे हम लोग दूरदर्शन में, वाह सर। 6 से 6:30 दूरदर्शन में। जी। जैसे वो किया अपना भूया के गोद कार्यक्रम। जी। उसके बाद एक मैंने दूरदर्शन में कार्यक्रम बनाया था जिसका नाम था हमर छत्तीसगढ़। जी। उसको मैंने हमारी संस्था की तरफ से खुद प्रोड्यूस किया था। अच्छा। 13 एपिसोड का था वो। जी। अच्छा, हर्ष उसमें हुआ ये कि एक आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ, उस समय जी, 50 जी, साल जी। हुआ था आज़ादी के। जी बिल्कुल। उसमें एक बजट आया था लमसम। तो हमारे जो दूरदर्शन के जो डायरेक्टर थे और उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास टाइम था सिर्फ वो मेरा अच्छा एक प्रोजेक्ट है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बातें। बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं है। वो उनके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था। 1 महीने में 13 एपिसोड एक प्रोग्राम बनाना था। अच्छा। तो कई लोगों से बुला पूछे, अरे फ्रीडम मूवमेंट पे एक प्रोग्राम बनाना है, 13 एपिसोड बनाना जी। है और 15-15 मिनट का एपिसोड रहेगा। तो लोग बात सोचते थे कि सर वो 1 महीना में नहीं बन पाएगा। उस समय यूमेटिक हाई बैंड कैमरा आती थी, वो सिर्फ एक संतोष जैन जी हमारे यहाँ, उनके पास कैमरा थी, वो उसका ऑफिस था भोपाल। तो मेरे को बुलाए कि राकेश ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, अगर 1 महीने में हम ये नहीं सबमिट नहीं कर पाएंगे बना के तो हमारा प्रोजेक्ट लैप्स हो जाएगा। जी। मैं बोला सर कितने मिनट का एपिसोड बनाना है? तो बोले 15-15 मिनट का एक एपिसोड जाना है। 13 दिन का। 13 एपिसोड। जी। तो मैं बोला सर मेरे को 1 दिन का टाइम चाहिए। बोले ले लो। मैं एक दिन आया घर में, सोचा कि 15 मिनट फ्रीडम मूवमेंट पे कैसे मैं बना सकता हूँ। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कुछ कल्चर ऐसा बोले थे, वो दोनों मिला के 15 मिनट का होना चाहिए। तो हर उन्होंने घर में आके सोचा, फिर नेक्स्ट डे जाके बोला सर डन, जी सर। बन जाएगा। हाँ। आप मेरे को वर्क ऑर्डर दो। जी। मेरे संस्था को वर्क ऑर्डर दो। उन्होंने संस्था को दे दिया कि 13 एपिसोड इतने तारीख को बनाना है और 29 तारीख को आपको कैसेट जमा करना है, तब आपका पैसा रिलीज। बोला ठीक है। फिर इधर उधर से उधारी बाढ़ी करके शुरू किया। फिर मैं घर आया ना तो मैंने लिखा एक 26 गाना। वो 26 गाना मैंने लिखने में मेरे को मात्र लगा, समझ जाओ 2-3 दिन। 3 दिन। जी। 3 दिन में मैंने 26 गाना लिखा बाप और रे। 13 गाना लिखा यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जीवनी पे लिखा 13 गाना। हाँ। मेरे को लोक धुन याद है, गाना लिखना मेरे को बहुत इजी पड़ता है। अच्छा। जैसे आल्हा धुन है फटाफट, छत्तीसगढ़ का भगवा बेटा वीर नारायण के गुणगांव जाओ गाड़ी ने जन्मन सनोकर। तो इस टाइप का 13 ठो धुन चॉइस किया जी। और 13 ठो धुन में अपना पिरो दिया। बाप रे। तो मेरे को भी बोलोगे ना कि भरथरी में इसका गाना लिखो, हर्ष की जीवनी, तो मैं तेरे से पूछूंगा तू पैदा कहाँ हुआ है, तू क्या क्या नाटक किया है, ये किया है वो किया है, और मैं भरथरी धुन में उसको गा दूंगा तत्काल अभी 10 मिनट के अंदर। वो बन जाता है। धुन में क्या है, उसको खांचा में बिठाना पड़ता है। कोई वो बड़ा भारी बात नहीं, कोई बड़ा साहित्यकार नहीं मानता हूँ। उसमें क्या थोड़ा सा एक टेक्निकल दिमाग होना उस गाने लिखने में, बिल्कुल कि वो मेरे पास तो पूरा स्क्रिप्ट रहता है कि यहाँ पैदा हुआ है, ऐसा किया है, ये मूवमेंट में रहा है, ऐसा रहा है, वाया है, इस समय उसकी मृत्यु हुई है। बिल्कुल। तो पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद उसको पंडवानी है, भरथरी है, चंदैनी है, ढोला मारू है, आल्हा है, भोजली है, नाचा है, ऐसे बहुत सारे धुन। 13 धुन निकाला, 13 धुन में उसको बना दिया किसको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जीवनी। और 13 धुन जो है यहाँ के जो कल्चर एक्टिविटीज है, ये छत्तीसगढ़ के माटी, छत्तीसगढ़ के त्योहार, छत्तीसगढ़ के पकवान, छत्तीसगढ़ के आपका जी जी जी। किसान, 13 गाने इसके ऊपर बनाए। 13 दूनी 26 गाने को 3 दिन में गाना लिखा, 3 दिन में रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसका 4-5 दिन में शूट कर लिया, 4-5 दिन में एडिट कर लिया। तो वो जो बोले थे कि 1 महीने के अंदर जमा करना है, उसको मैंने 20 दिन में जा पटक दिया उसका खेल से। मैं बोला ये भैया आपका है। वो देखे कंसेप्ट, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, माने उस समय टेक्निकल हम लोग इतना रीच नहीं थे। तो बिल्कुल। हाँ, फिर भी उसको देखे तो कंसेप्ट उसको बहुत मजा आया। उसमें कंपेयरिंग करते थे हम लोग, 2 लोग कंपेयरिंग करते थे। जी जी। और 2 गाना चलता था एक एपिसोड में।
तो हमर छत्तीसगढ़ के नाम से वो दूरदर्शन से प्रसारित हुआ। हाँ सर। तो उसमें हमारा पैसा भी मिल गया। सर यही एक चीज़ नहीं है जो आपने इतने कम समय में करके दी है। यहाँ पे लगभग जितने भी थिएटर करने वाला आर्टिस्ट जो आपको जानते हैं वो सभी जानते हैं, घड़ी चौक में जो 24 घंटे के समय जो धुन बजती है, हर एक घंटे की जो एक अलग धुन है, वो आपने सिर्फ 24 घंटे में बनाकर सबमिट कर दिया था और इसमें आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। तो सर आपको कैसे लगा था ये? क्या आपकी सोच थी, आप सोच के रखे थे कि आज कर दूंगा, या सिर्फ आप अपने काम कर रहे थे और वो इतना जल्दी हो गया, ऐसा वाला है? नहीं, हो जाता है। अगर ध्यान लगन से कोई चीज़ करो ना तो हो जाता है। बड़ी अगर आपके पास है खजाना है या आप जानते हो, बिल्कुल सर। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, बन जाता है। तो जैसे मैं फोकलवा के बारे में जैसे आपसे डिस्कस कर रहा था, फोकलवा को मैंने जब शुरू किया तो मैं मन में ठाना कि इसका कम से कम 50-100 तो करूँगा, क्योंकि मेरे जो वरिष्ठ और रंगकर्मी सब देखता था मैं कि भाई नायक साहब के साथ करता था, 4 शो करते थे नाटक का, मिर्जा सर करते थे, मुश्किल से 300 हो पाता था। जलील साहब मुश्किल से मैं ही करता था उस समय, उनके नाटक का एक मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। मैं भी देखता यार 300 में बंद हो जाता है, 500 में बंद हो जाता है, 600 में बंद हो जाता है, 100 बढ़ता क्यों नहीं? तो मेरा फोकलवा और छत्तीसगढ़ी बनाने के कारण था कि हमारा जो ऑडियंस था गांव में भी है, नाचा का ऑडियंस। तो मेरे बहुत सारे शो जो यहाँ गांव में करता था, तो वो ये करता था कि यहाँ लोकमंच चलता है, रात भर का कार्यक्रम चलता है, तो मैं किसी लोकमंच वाले से टाई करता था। वो लोग क्या करते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे रात भर, तो उनको भी बहुत एक जर्नी लगती थी। रात भर प्रोग्राम करना माने टाइम लगता, 11 बजे रात में शुरू करते थे, सुबह 6 बजे खत्म होता था। उनके साथ मैंने एक टाई किया कि मैं बोला भैया हमारे पास एक फोकलवा नाटक है 1 घंटे का, वो तुमको रेस्ट देगा, तुम लोग इधर नाचो उधर नाचो, बीच में मैं नाटक खेल दूंगा, मेरे को भी इतना पैसा दे देना जो तुम लोग इतना पैसा लेते हो। उनको बड़ा आइडिया अच्छा क्लिक किया कि अरे अच्छा बोल रहा है साला, गम्मत होता है बीच में। तो वो लोग जो नाचा गाना करते थे बीच में अपना फोकलवा घुसा देता था। तो मैं शुरू दिन से यह किया कि मैं जो अपने आर्टिस्ट है फोकलवा के, उसको कुछ ना कुछ दूंगा शो के बाद। पहला शो में टिकट बिका, मैं 50-50 रुपये सबको दिया कि यार 50-50 रुपये तुम रखो, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। फिर वो जितना मेरे शो हुआ है 150 शो, सब में कुछ ना कुछ पैसा देता हूँ ताकि वो जुड़े रहे, जुड़े ना रहे, उसको अच्छा लगे जो भी है। हाँ। कि मैंने नाटक, उसको आपको 25 रुपये दूंगा तो ऐसा लगा कि मेरे को 25 रुपये मिला यार नाटक किया। एक बार श्रमिक मिल गया। और बहुत सारे, अच्छा मेरे बहुत सारे सब गवर्नमेंट के हुए हैं ना, तो पैसा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से दे रहा हूँ उसको। हमारे जितने भी मैं बताया 7500 बाहर हुए मेरे, तो संगीत नाटक अकेडमी ने बहुत सारे शो करवाए, SCZCC ने बहुत सारे शो करवाए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, NCPA है, बड़ी बड़ी संस्था बहुत पैसा देते हैं, तो मिल जाता है। तो मैं ऐसा रखता हूँ ये शो की इतना पैसा कुछ पैसा बचा कर रखो, दूसरे शो में जो शो खाली जा रहा है मेरे को देना। मैंने 20 आर्टिस्ट है, 2000 में निकाल कर रखता हूँ कि 100 रुपये इनको देना आज मेरे को, जब शो खत्म हुआ सबके जेब में डाले। सर आजकल लोग बोलते हैं कि आजकल जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उन लोग का एक सवाल होता है कि थिएटर में पैसा नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, आप उन सब के चेहरे पे ना एक मतलब आप एक इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस करना आना चाहिए अपना काम। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना, उससे आप भले हज़ारों का नहीं, लेकिन जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे 100 लोग भी काम कर रहे हैं, आप उनके अंदर एक विश्वास डाल रहे हैं कि हाँ भाई थिएटर से भी कुछ हो सकता है, और थिएटर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर लिटरली आपको हेड्स ऑफ है सर, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो सर नया सवाल आपसे करता हूँ मैं, सर आपने अपना ज्ञान बहुत सारा बांटा भी है, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो नाचा में हो, नॉर्मल थिएटर में हो। आपने जैसे महाराष्ट्र मंडल हो गया, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे आपने एक फैकल्टी की तरह अपनी क्लासेस ली हैं, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सबके साथ? मैं हर्ष क्या करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ करता हूँ ना तो सीखता भी हूँ। जैसे मैंने लोक संगीत का क्लास शुरू किया था, तो उससे बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला। उसका एक सिलेबस आया कि आप इसके, जैसे मैं सोचता कि आज भोजली के बारे में पढ़ाना है, तो अब मैं जब मेरे को पता रहेगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं कलेक्ट करता था गांव से। भोजली जाता था घूमते, भोजली कैसे गाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। पुस्तक में तो बहुत
उथली चीज लिखी रहती है। बिल्कुल सर। नाचा के बारे में, इसके बारे में पढ़ो तो बहुत, जी 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 जी। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। सबका बहुत अपना- बड़े बड़े राइटर हैं, वो तो सब सुन सान के लिख देते हैं। जी ऐसे बहुत बड़े बड़े राइटर हैं। रायपुर में भी बहुत सारे, दूध वाले आए डब्बा लेके उसके घर, अरे दूध वाला थोड़ा बैठो यार, अरे तुम उसके बारे में बता, राउत नाचा के बारे में। अब जो वो दूध वाला बताया उसको मैं लिखा, उसको पब्लिश किया, तो क्या है कुछ नहीं। वो कुछ भी बता रहा है, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, कुछ भी बता देता जो बताया हो। तो मेरे को बहुत सारे पढ़े तो ऐसा लगा कि वो कहीं एक एक आदमी से पूछ के लिखा गया है। तो मैंने बहुत सारे फिर जगह जाना शुरू किया। मैं 5 लोगों से पूछता हूँ, 5 लोग, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे भी कलेक्ट किया उसको। सर सीखने के लिए हमारे पास सिर्फ अपनी सराउंडिंग्स नहीं होती, एक और चीज़ होती है जो होता है हमारे परिवार, है ना। हम लोग जो भी सीखते हैं उन सब में हमारे परिवार वालों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और सर क्या आपके परिवार में ऐसा कोई है जो थिएटर करता हो और आपने उनसे भी कुछ सीखा हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़रूरी? हाँ, परिवार में तो मेरे दोनों बच्चे हैं जी मेरा एक लड़का है 30 साल का है, जी। राहुल तिवारी। जी। वो FTII से ग्रेजुएट है, हाँ, पूना जी से, सर, बिल्कुल। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना से। छत्तीसगढ़ जी। का दूसरा लड़का है। अच्छा। एक रायगढ़ अभी तक इतिहास जी में, जी 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 स्वतंत्रता के बाद। जी। तो एक लड़का है आटले जी के लड़के, आटले जो हमारे डायरेक्टर थे उनके लड़के हैं ओके। रायगढ़ के, वो FTII से हैं। और एक राहुल हमारा लड़का है, वाह सर। तो वो थिएटर भी करता था। अच्छा। राहुल मुंबई में रहते दोनों भाई, जी। राहुल और राहुल तिवारी, रजत, छोटा लड़का का नाम मेरा जी रजत तिवारी। जी। वो तो दोनों थिएटर करते हैं, अभी भी थिएटर करते हैं, रजत भी, राहुल भी। अच्छी बात है सर। और फिर राहुल अभी तो म्यूजिक साउंड में वहाँ से किया, 3 साल ग्रेजुएशन जी। करने के बाद अभी काम चल रहा है उनका फिल्म बिल्कुल, का। बिल्कुल। और रजत भी लगातार बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ वहाँ किया। और अभी रजत की 2 पिक्चर आ रही है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। ओके। एक अभी दिसंबर में आएगी, बोले चूड़ियाँ, जी। जिसमें उसका एक गीत लिया गया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमन्ना भाटिया है उस फिल्म में। ओह। और एक अभी पिक्चर जो फ्लोर पे जाने वाली है पंकज त्रिपाठी के साथ, ओह। वो पिक्चर है। और ये 3 पिक्चर है उनके पास, रजत के अच्छा। पास। और राहुल उस पिक्चर का साउंड कर रहे हैं लगातार। जी तो दोनों, उन लोगों से भी मैं सीखते रहता हूँ। सर। तो उनके साथ कई बार मैं जाता हूँ मुंबई, तो उनके देखने, मैंने जैसे रजत अभी एक अंग्रेजी थिएटर किया था, अच्छा। तो मेरे को बोले थे पापा देखने के लिए आना करके। जी। तो उसका NCPA में था शो, अच्छा। तो मैं वो अलग टाइप के थिएटर लगा मेरे को, अलग दुनिया लगा अपने से। जैसे हम लोग करते हैं राजा पोकलवा कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, तो उसकी एक फील अलग टिकट थी। हाँ जी। मैंने सबसे कम टिकट थी 1200 रुपये की, और उसका पता नहीं वो सामने वाले कितना दिए होंगे। तो नाटक देखने गया मैं, तो अंग्रेजी था पूरा, जी। तो म्यूजिक कर रहा था और बीच में निकलता भी था जी। हमारे यहाँ का रजत बांसुरी बजाते हुए। जी जी जी। तो मैंने फिर शो खत्म हुआ, हाँ जी। फिर मिलने गया मैं अपने जी, बच्चे, जी। मैं भी गया भैया मिलने रजत से, चल बढ़िया है, जी। ग्रीन रूम में। जी। तो वहाँ देखा तो आमिर खां खड़े थे, तो मैं बोला यार रजत, और रोहिणी हट कंडी एक जी, बड़ी जी, एक्टर जी, वो जी, खड़ी जी, थी, बिल्कुल। जावेद जाफरी खड़े थे। अरे। तो मैं रजत को बोला भाई ये लोग कैसे आए? हाँ। तो बोला पापा जो एक मेरे साथ जो एक्टिंग कर रहा था जुनैद ना, जी। वो इनका लड़का है, आमिर खां का। और एक और बना था वो रोहिणी हटंगड़ी का लड़का है, अरे। एक जावेद जाफरी की बहन है। तो वो बड़ा कैनवास था और बड़ा शो था। तो बता रहा था कि उसका जो नाटक का जो सामान है ना, जी जैसे कलकत्ता में उसका शो हुआ, जी। तो यहाँ से ट्रक से रवाना होता था सामान। तो 3-4 दिन में कलकत्ता पहुँचता था और सारे कलाकार उसके फ्लाइट से जाते थे। वाह, वाह। वो बड़ा कैनवास का ड्रामा था। तो मेरे को लगा कि मैं सोचा कि ऐसा ड्रामा भी होता है। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैं देखा और उसका ब्रोशर को देखा भैया, तो मैं कलर ब्रोशर, अरे बिल्कुल। तो कम से कम छपाने, प्रिंटेड जैसा रहता है, हाँ एकदम प्रिंटेड smooth, जैसा, बिल्कुल। प्रिंटेड जैसा जी, जी, जी। वो होगा साला कम से कम 1-1.5 लाख का उसका प्रिंटिंग कास्ट आया हो। और बड़ा ये था, अब समझ जाओ अलग 1200, experience। हम लोग 1200 रुपये वाले में गए थे जो एकदम आखिरी में बैठे थे। तो ये था वहाँ का हिसाब वाह, सर। तो ऐसा भी थिएटर होता है, मैं पहली बार पता चला। सेम आपके कारण मुझे पता चल गया सर, अब वहीं जाके काम मेरे को करना तो नाम पड़ेगा। याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या था उसमें। अरुंधति नाग जी जो है ना, बड़ी जी, एक्टर जी, जी, हाँ। वो उसमें मेन कैरेक्टर कर रहे थे। और भी।
जो बहुत सारी फिल्मों में हाँ थी। बहुत सारी फिल्मों में हो। जी 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 अरुंधति नाम, बिल्कुल। मेन कैरेक्टर में थी, एक बुढ़िया का रोल था उसमें, जी। और रेगिस्तान में पहुंच जाता है, मिलिट्री वालों के ऊपर था। अच्छा उसका नाम था यार, क्या याद नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन वो कोई बात नहीं। देखा मेरे लिए वो अद्भुत मेरा था। जी सर। लेकिन अच्छा लगा कि अपना लड़का भी उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा वो रजत को पूछा इसमें कैसे तू गया हाँ। इस थिएटर में, जी तो रजत बताया पापा इसका ऑडिशन हुआ नाटक में आने का, हाँ? तो ऑडिशन क्लियर, हाँ बहुत सारे लोग गए थे ऑडिशन में, तो उसमें हम लोगों का 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें आमिर खान का लड़का भी आया था ऑडिशन में। तो फिर क्या हुआ, फिर पापा बोले इसका 40 दिन तक रिहर्सल चला, तो सबसे अनुबंध कराया गया कि आप रिहर्सल किस टाइम में आओगे, सब दस्तखत करके दिए, और सबको रिहर्सल के बाद 1000 रुपया मिलता था पर डे। 40 दिन में आने का 40,000 रिहर्सल, माने कन्वेंस कहाँ से आ रहे हो सर, जितने में रायपुर में तो 3 वर्ष आश्चर्य हो गया, तो उनको 40,000 रुपया तो उनको रिहर्सल का मिला। ये ऐसा प्ले था भाई जबरदस्त, तो ये भी प्ले होता है। एक हम लोग फोकलवा करते हैं, एक हम लोग मिर्जा सर करते हैं, जलील सर करते हैं, राजकुमार जी नायक करते हैं, रायपुर में हम लोग देखे हैं यो भैया कर रहे हैं लगा था। लेकिन ऐसा भी ड्रामा होता है, मेरे पहली बार पता चला। वाह सर, जबरदस्त था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा सर आपका। तो ये दोनों बच्चे से मैं कुछ कुछ सीखते रहता हूँ या डिस्कस चलते रहता है। तो जब पेरेंट्स देखते हैं ना सर आपको करते हुए, तो जो फीलिंग आती है ना बहुत और ये लोग अच्छी आती मेरे, है। अच्छा ये लोग कैसे आए, दोनों बच्चे मेरे तो शुरू से जुड़े हुए मेरे, मैं क्लास लेता था, दोनों घर में बैठे रहते थे, बिल्कुल मैं फोकलवा बनाता था, दोनों देखते थे बैठ के, जी। तो इनके मन में आ गई, फिर ये लोग थोड़ा ऊंचे उसमें चले हाई गए। लेवल पे थोड़ा हाँ। आगे चले गए। हाँ आगे चले गए। बिल्कुल सर। सर वो लोग आगे चले गए, लेकिन एक चीज़ आपके पास है जो आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का फोक किंग बना देती है ना, नाचा का राजा बना देती है, वो है आपका जो 2018 में मिला आपको, आपका SN अवार्ड। सर मतलब वो अवार्ड एक बहुत, मतलब एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए अवार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड हो सकता है जो किसी थिएटर आर्टिस्ट को मिले। तो जब वो आपको मिला तो आपको कैसा लग रहा था, मतलब क्या फीलिंग आ रही थी उस समय आपको? मेरे को तो अच्छी फीलिंग आई, मैं बोला तुम्हें अवार्ड अचानक कैसे मिल गया, मेरे को अप्लाई किया था मैं, जी। तो राजकमल नायक जी को मेरे से पहले मिले, हाँ राजकमल नायक जी को मिला था, उसके पहले कुमान साहू जी को मिला था। 2015 या 16 में। हाँ क्या? ये अवार्ड छत्तीसगढ़ के अभी तक स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ के 12-13 लोगों को मिला 12 है। लोगों को मिला है। तीजन बाई जी से शुरू हुआ जी है, तीजन भाई जी। तीजन बाई को मिला, झाड़ू राम देवांगन को मिला, पूना राम निषाद को मिला, अमरदास मारीपुरी को मिला, कुमान साहू जी को मिला, राजकमल नायक जी को मिला और मेरे को मिला, जी। और दीपक तिवारी को मिला, दीपक जी, विराट, जी, जी, बिल्कुल। जो पिछले दिन जिनका निधन हुआ। जी, तो सर। बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये मेरे को लगता है ये अवार्ड राजकमल नायक जी को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, हाँ बहुत सारे, मिर्जा जी से भी जानते हैं, जलील जी साहब को भी जानते हैं। तो अवार्ड की जो जूरी रहती है हर्ष, वो जूरी में ना बहुत देश के सारे लोग बैठे रहते हैं, जी 40 लोग उसके जूरी के मेंबर होते हैं, ओके। संगीत नाटक जी। अकेडमी हर स्टेट के एक मेंबर रहेंगे। हाँ तो 40 लोगों की जूरी में जब नाम जाता है ना, तो लोगों को लगे कि भाई कोई नया नाम आ रहा है, तो आपको ऐसा काम करना है कि पूरे देश में आपको जाना है। तो जो फोकलवा मैंने जो शो किया था, जी जैसे मेरे को पश्चिम बंगाल में जानने लगे, और उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जानने लगे, थिएटर वाले, मध्य प्रदेश में जानने लगे, महाराष्ट्र में जानने लगे, ऐसे बहुत सारे जानने लगे। तो जब नाम आता है ना टीवी पे, राकेश तिवारी है, हाँ उसका नाटक हम लोग देखे थे कि वो हमारे बंगाल में आए थे, तो वो बोले हाँ मैंने भी NCPM देखा है महाराष्ट्र में, तो कोई जबलपुर वाले बोल रखा है मैंने जबलपुर में देखा। तो लगता है कि जूरी के कम से कम 15-20 मेंबर आपको जानना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से मेरे को मिल गया वो, और उसका मेन कारण बता रहा हूँ, मेन कारण फोकलवा है। बाकी मैं इतना अच्छा गाना मैं एक्चुअल में क्या है, ये पुरस्कार मेरे को ना सिंगर के रूप में मिलना था, ऐसा मैं मानता कि मैं गाना गाता हूँ बढ़िया, जी सर, और सही में बहुत ये अच्छा करता तो मैं सिंगर के रूप में, ये मेरे को लोक संगीत या लोकगीत में मिलना था जी। ये, लेकिन मेरे को मिला लोक नाट्य में, तो उसका कारण था राजा फोकलवा। वाह तो जो सर। एक ही, तो इसीलिए हर्ष मैं बोलता हूँ कि आप कोई कृति कर रहे हो जी तो 15-20 मत करो, जी भले 4 करो, लेकिन ठोस करो बिल्कुल सर। जिसको लोग बाग जाने। जी जी सर, हमारे जो ऑडियंस देखेगी आपका इंटरव्यू, उन सब के लिए एक सवाल है मेरा। आजकल लोग ऐसा समझते हैं कि थिएटर में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है,
या थिएटर करने में पैसा नहीं है, लोग अपनी जीवनी नहीं चला पाएंगे, तो उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक ज़िंदा एग्जाम्पल है उन सब के सामने कि कोई इंसान कैसे सिर्फ अपनी मेहनत के चलते वो जो करना चाहता है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, ऐसे छोटे स्टेट में रह के भी। भले ही अब छत्तीसगढ़ बहुत बड़े स्टेट्स में आ गया है, पर जब शुरुआत से आपने किया तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा नामचीन देशों में स्टेट्स में से नहीं था, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो हर्ष, क्या है तो थिएटर में जो बोलते हैं सही पैसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अभी तो बहुत सारे अपने को ऐसा कुछ अपने थिएटर को, नाटक को, कला को ऐसा निखारे जी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन हो, जी वो जनमानस के लिए ज़्यादा हो। बनिस्बत के थिएटर में बैठ के देखें चले गए ऐसा नहीं, जी वो उसका इतना अच्छा डिमांड हो कि आपको गांव वाले भी बुलाएं, बिल्कुल। उसमें ऐसा पंच हो, ऐसा टाइमिंग हो। और छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर पर इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ी और नाचा छत्तीसगढ़ी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जी सर। कि वो गांव में ज़्यादा पॉपुलर है, गांव में ज़्यादा देखने वाले लोग हैं। जी सर। और ये मेरे साथ एक प्रयोग भी रहा है और बहुत मैं सफल भी रहा हूँ कि मेरा 7500 गांव में हुआ है तो 7500 बाहर हुआ है। तो मैं अच्छा बनाया कि फोकलवा मेरे को गांव वाले भी देखे, उसमें पैसा भी मेरे को मिला। और अभी भी मैं जब कोई भी होता भले मेरे को बोलता हूँ भाई मेरे को 3000 देना भैया, शो करवा लो, तो मैं ये मान के चलता हूँ मेरे 20 कलाकार हैं तो 100 रुपया भले मिल जाएगा। वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं मतलब वो एक रिकॉर्ड टाइप का है। हाँ, और मैं फोकट में करूँगा भी नहीं, हाँ सर। आगे भी बोलेगा नहीं यहाँ वहाँ कर दो करके करूँगा, लेकिन मैं कलाकार को नहीं बताऊँगा कि शो फोकट में है। कि मैं अगर मैं करूँगा भी तो मैं बोलूँगा भाई चलो रायपुर में, आप बोलोगे मैं बोलूँगा भैया हर्ष के यहाँ है बुलाए, आप मेरे को भले पैसा ना दो, लेकिन मैं कलाकार को ये नहीं बोलूँगा कि हर्ष ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैं कोई दूसरे शो का कुछ पैसा बचा लूँगा, उसको बोलूँगा यार 100 रुपया होगा, तो इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट मिला है, ताकि तो वो कई मैं एडजस्ट भी करता हूँ। जी सर, ताकि कलाकार को एक कॉन्फिडेंस रहे थिएटर के प्रति, वो ताकि वो हमेशा थिएटर को प्यार करे। सर ये जो आपकी सोच है ये कुछ ही डायरेक्टर्स में होती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हमेशा अपने एक्टर्स को खुश रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आप ही के जैसे आगे जाके ऐसा नाम कमाए। इसलिए सर मेरे हिसाब से आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त आपको नाचा का सबसे बड़ा निर्देशक कहते हैं। सर आपका जो नाटक है दस मत कहना, उसके बारे में कुछ बताइए, उसको आपने कैसे फ्रेम किया? और हाँ हर्ष, क्या है मैंने जब फोकलवा बनाया जी और उसके इतने सारे शो हो गए, जी जी, तो फिर अब एक लगता है ना कि लगातार चल रहा है ड्रामा, तो कुछ नया, फिर हमारा ही मंडली वाले बोले कि सर कोई दूसरा अब शुरू करते हैं, बहुत हो गया फोकलवा। मैं बोला बहुत हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैं फिर सोचने लगा कि फोकलवा ये अलग स्टोरी है, एक दस मत कहना कुछ अलग स्टोरी कुछ बनाया जाए। जी तो यहाँ की एक देवार लोग, जो देवार जनजाति है, घुमक्कड़ जाति है, जी, वो जी, लोग जी। गाथा गाते हैं, बिल्कुल। कहानी गाते हैं दस मत जी, कहना, जी। वो मेरे दिमाग में आया। और एक रेखा देवार करके एक कलाकार है बिलासपुर की, उसका मैं एक सह पीडिया दिल्ली के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। अच्छा तो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो मुक्तांगन में शूटिंग चल रहा था, तो पूरा गाना गाती थी वो, जी जी, यही दस मत कहना। अच्छा तो एक तो पहले से मेरे दिमाग में था, दूसरा चीज़ उसको शूटिंग करते करते सुना, अरे मैं बोला तो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। फिर उस स्टोरी को थोड़ा सा नाटक में थोड़ा सा एक मोड़ करना पड़ता है हाँ जी सर, कि क्लाइमैक्स, प्री क्लाइमैक्स कुछ जी, जी, बनाना बिल्कुल। पड़ता है, ऐसे कि न रख के। तो उसको मैं फिर लिखना शुरू किया अच्छा और वो दस्तमत में शुरू किया मैं, और उसी समय मेरा अवार्ड ये मिलने वाला था, संगीत नाटक अकेडमी जी, घोषणा हो गया जी और बोले कि ये 2018 फरवरी में मिलेगा और उसमें आपके नाटक लेके आना है। जी तो मैं बोला यार इसमें अपन दसमत लेके जाएंगे, तो मेरा एक टाइम बांटा था। तो मैं बिल्कुल मैं बोला कि अब दिल्ली में दसमत होगा, उसके पहले रायपुर में शो होगा। वाह तो सर, एक बना लिया टाइम टेबल और रिहर्सल शुरू, और एक शो रायपुर में किए, जी। फिर उसको लेके चले गए दिल्ली। जी सर, दिल्ली में भी शो किए, बड़ा लोगों को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उसकी एंट्री, हमारे दसमत की एंट्री बहुत ज़बरदस्त होती है। उससे जी एक देवी देवता को परघा के लाते हैं। मैंने एक गांव में देखा था, कहीं गांव में जब कोई देवी देवता आते हैं तो उसको एक बाजा से जी जी जी, परघा के लाते हैं। तो बिल्कुल। मेरे जो नाटक जब भी लिखता हूँ या कुछ करता हूँ ना, तो मेरा जहन में पूरा वो एक गांव का सीन रहता है। हाँ मैं अपने मन से क्रिएशन करता हूँ, लेकिन वो उसी को मैं ढालने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो परघा के लाते हैं ना, वहाँ से गाना शुरू होता है। वाह, देवाला परघाए केला बोल ना 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 ना, देवाला परघाए केला। तो
बहुत जबरदस्त माहौल बना दे। हाँ वो नाचते गाते आते हैं, ढोलक बज रहा है और ओरिजिनल सब झांझ बज रहा है, ये बज रहा है, तो एक माहौल बनता है। जब लाइव म्यूजिक हाँ। बजता है तो उसकी बात ही हाँ, अलग होती तो है। मैं कई जगह जब उसका 500-600 किया तो कई जगह मैं ऑडियंस से लाता हूँ दूर से, जी तो वो दूर से गाते हुए आते हैं, ऑडियंस आते हैं, लोग बाकी इधर देखते रहते हैं, ड्रामा होगा करके फिर देखते हैं क्या आ रहा है, बजते बजते फिर वो जी। स्टेज में चढ़ते हैं। वाह सर। तो उसका बड़ा अच्छा रहा और उसका भी कोविड के कारण तो अभी 2 साल हो गया बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल और सर, जल्दी नया शो कीजिएगा, हम सब नया आपका शो शो मेरा देखना चाहते हैं। 1-2 और मैं जो अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, जी तो वो भी बहुत जल्द आएगा, लेकिन वो चल रहा है। क्या होता है हर जगह एकदम से तैयार हो जाए तब मजा आता है उसमें। बिल्कुल सर। मैं तो कई नाटक को आधा लिख लिख के फाड़ के भी फेंक चुका हूँ। अभी एक लिखा था फिर वो समझ में आया था, नहीं तो फाड़ के फेंक दिया, मैं बोला फिर बन जाएगा। तो ऐसा कई स्टोरी आते रहते हैं दिमाग में। बिल्कुल सर। एक डोंगाड़ा स्टोरी है, सोनश्री स्टोरी है, और दसमत कहना छोड़ गया, और इस तरीके एक है मरनी तिहार करके, जी जबरदस्त स्टोरी वो भी, जी सर। मरनी तिहार वो भी एक स्टोरी है। और एक अभी मैं एक लिखने को शुरू किया था, वो है कुकुर देवा करके है, कुत्ता कुकुर देवा के ऊपर एक जी। छत्तीसगढ़ में हमारे 2-3 जगह मंदिर है जी कुकुर देव का, जी 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 जी। कुत्ते का पूजा करते हैं। हाँ जी एक बालोद के पास है, एक इधर रतनपुर साइड है, जी उसकी एक स्टोरी मेरे को मिली है। और दसमत कहने का ये राजनांदगांव एक आगे जाओगे एक डैम है, जी डैम में एक दसमत का मंदिर है। जी। तो अभी दसमत का मैं शुरू करूंगा, ऐसा सोचा हूँ। अभी जैसा कोविड खत्म हो जाएगा तो एक दसमत का शो उसी जगह पे करूंगा वाह जहाँ उनका एक मंदिर है। बिल्कुल। तो वहाँ एक बनाएंगे, वो गांव वाले को पता चले दसमत थी कौन, कैसे क्या हुआ, और आके वो कैसा मंदिर बना, तो उसको थोड़ा सा मैं मोल्ड भी कर दूंगा स्टोरी को उसी के हिसाब से, और फिर यही उसका मंदिर स्थापित करके लास्ट में उसको लाना, ऐसा मेरा एक विचार है। और एक कुकुर वाले को अभी जाऊंगा, जी सर। कुकुर देव का मंदिर है, तो थोड़ा रिसर्च करता हूँ जाके। मैं थोड़ा फैंटासी भी, गांव वाले क्या सोचते हैं उसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो मैंने लिखा वो जो जानता हूँ वो चीज़ है, लेकिन गांव वाले क्या सोचते हैं, ये वो लोग मंदिर जितना कैसे अच्छे बना, से बता पाएंगे उतना अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। अलग अलग तरीके से बताते हैं, बिल्कुल सर। है ना। जी सर। इसको वाचिक परंपरा बोलते हैं। कोई अपने दादाजी से सुना है, कोई अपने नाना जी से सुना है, सुनते सुनते कुछ भी सुने रहते हैं। सर जैसा भी आपने बोला कि आप डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म भी शूट करते हैं, शॉर्ट फिल्म अभी लिख रहा हूँ कुछ जी। बच्चे लोग मेरे को बोले, अभी मैं उनको 2-3 स्टोरी सुना है। जी जी तभी मेरा एक बाजा जी एक लिखा है शॉर्ट फिल्म में, वो शूट करेंगे। उसके बाद नो नेटवर्क ओके एक मैंने लिखा है। जी ये दोनों, नो नेटवर्क मेरा नक्सलाइट पे है थोड़ा सा, ओके। जहाँ टावर नहीं पकड़ता, टावर नहीं पकड़, वो बहुत अच्छी स्टोरी शॉर्ट फिल्म। उसमें डायलॉग कम है, उसमें सीन ज़्यादा है। और ये बाजा जो है ना वो भी आदिवासियों के ऊपर है, जो ओके। मारिया लोग जो बजाते हैं ना जी ढोल, जी 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 बिल्कुल। उसकी कहानी है वाह। बाजा की। तो ये मैं बच्चे लोग सुनाया, तो बच्चे लोग ऑलरेडी देखते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो उनको कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगता है। सर आप डायरेक्शन तो करते हैं, क्या आपने लेकिन कभी छत्तीसगढ़ी मूवीज या मूवीज के लिए ट्राई नहीं किया? भैया देखो, छत्तीसगढ़ी मूवी में ये आप मानोगे कि मनु नायक जी और ये 2 पिक्चर बनी, कही देवे संदेश और घर द्वार। हाँ जी। उसके बाद सबसे ज़्यादा मूवी करने वाला मैं ही हूँ, राकेश तिवारी। मैं पता नहीं, और बातचीत और थिएटर में आ जाता है, मैं जहाँ जहाँ कुछ जैसे जैसे आता है ना वहाँ वहाँ पकड़ लेता हूँ। मैंने 1989 में बनाया मैं एक पिक्चर कॉमेडी, उसमें वीडियो फिल्म बन गई थी। अच्छा। लेडगा जी मामा, जी जी। यूट्यूब में होगा लेडगा मामा। तो लेडगा मामा इतना पॉपुलर था कि गाँव गाँव में उस समय वीडियो थिएटर होता था। पूरे वीडियो थिएटर में 9 दिन 10 दिन 15 दिन तक लेडगा मामा चला। और उस समय मैंने गाना कंपोज किया, गाना लिखा भी और गाया भी, उसमें एक्ट भी किया लेडगा मामा। और उसके बाद किया अधर्मी, उसके बाद किया आपका सगा पहुना, उसके बाद एक रंझाझा डायरेक्ट किया, उसके बाद जय माँ बमलेश्वरी भी गाना गाया। तो ये जो कही देवे संदेश और घर द्वार के बाद मोर छैया भुइयाँ, हाँ जी। आप लोग सीधा देखो, यहाँ जब भी फिल्म वाले बात करते हैं मैं सुनते रहता हूँ, तो वो बात करेंगे कही देवे संदेश, घर द्वार, उसके बाद डायरेक्ट जंप करके आते हैं छैया भुइयाँ। भैया ये सन 1960 62 65 के बाद आप आ रहे हो 2001 में, उसके बीच का क्या हुआ? उसके बीच में वीडियो फिल्म ने माहौल बनाना शुरू किया, जिसमें से एक मेरा भी नाम आता है, राकेश तिवारी।
और बहुत सारे जो वीडियो फिल्म हमारे मित्र थे। जी सर। ये जो घर द्वार और ये कई देवे संदेश के बाद छैया भूया तक के जो समय था, वो समय था वीडियो फिल्म का। जी सर। जिसके बहुत सारे लोग याद नहीं करते, वो याद किया जाना चाहिए कि उस समय जब 10-10 दिन तक एक वीडियो थिएटर में पिक्चर चली है, उसका भी एक महत्व होता है, उसकी भी ऑडियंस है। आप जाके भी गांव वाले पूछो लेडगा मामा देखे हो क्या, वो समझ जाएगा। जय माँ बम्बलेश्वरी देखे हो क्या, वो बता देगा आपको। मैना पिक्चर थी, जय माँ बम्बलेश्वरी थी, पिंजरा के मैना था, लेडगा मामा था, और ये सारी अधर्मी था जी। ये सारी पिक्चर जो है वो वीडियो सर वीडियो फिल्म मतलब टॉकिंग में फिल्म होता है, सिर्फ अलग है। वीडियो थिएटर चलता था उस समय, अभी नहीं है। हाँ। वीडियो थिएटर था, वो करीब 150 लोगों का था। उसमें वीडियो कैसेट लगाया जाता था, वो दिखता था पर्दे पे, प्रोजेक्टर टाइप। प्रोजेक्टर में। बिल्कुल। तो वो उसकी बात होनी, उसकी चर्चा होनी चाहिए, मेरा कहना ये है। तो उसके बाद मैंने फिर ये छैया भूया आया, उसके बाद मैंने काम किया मैरू भौजी में। जी। मेरे साथ थी गुड्डी मारुति मुंबई की, और ये क्षमानिधि मिश्रा और बहुत सारे यहाँ के कलाकार थे। तो मैंने मैरू भौजी काम किया, भैयालाल हेड़ाऊ जी भी थे उसमें। उसके बाद मैंने किया जय महामाया, जी। बड़ी पिक्चर थी जय महामाया, मैंने मेन कैरेक्टर का रोल किया उसमें, शारदा प्रसाद का। और जय महामाया के बाद मैंने एक पिक्चर लिखा जी। नैना, जी। वो पता नहीं थिएटर में आई नहीं है, बड़ी पिक्चर है, बड़ी बजट की पिक्चर थी, जी। बहुत बड़ी बजट की पिक्चर। बिल्कुल। पिक्चर नहीं आ पाई, लेकिन वो लिखा था मैंने नैना। तो ये मेरा 3 फीचर फिल्म और करीब 5-7 वीडियो फिल्मों में योगदान रहा है। वैसे मैंने बहुत सारे कैसेट मेरे निकले हैं, उसमें कैसेट निकलता था, मड़ई निकला, जय गणपति गणराज निकला, और साक्षरता का मैं भूल गया बताना। जी। इस सारे वीडियो फिल्म 1990 से लेके 1995-97 तक के साक्षरता अभियान में मेरा बड़ा अच्छा। थिएटर वगैरह, उस समय यही हम लोग थिएटर करते थे। अच्छा। जैसे छत्तीसगढ़ से राजकमल जी नायक है, मैं हूँ, भिलाई से विभास उपाध्याय भैया हैं, अनूप रंजन पांडे हैं पद्मश्री, और सत्यजीत भट्टाचार्य हैं जगदलपुर के, और पाणिग्रही जी हैं जगदलपुर के, और बहुत सारे थे हम लोग, अंबिकापुर के कोई लड़के थे। हम लोग जो थिएटर के थे ना, हम लोग उस समय एक नुक्कड़ नाटक करते थे गाँव गाँव में, ये साक्षरता को लेकर। उसमें भी हमने बहुत सारे, कम से कम 50-60 शो किए। रोज एक दिन में 3 शो करते थे, 44 दिन तक हमारा यात्रा चला। और वो शो ऐसा था साक्षरता का जी। कि हम लोग एक बस मिली हुई थी सरकारी, अच्छा। हमको बस भर दे के, जी। उस समय गवर्नमेंट ने बोले अब तुम प्रचार प्रसार करो, बाकी एक नया पैसा नहीं मिला था, सिर्फ बस, ड्राइवर और हमारे बच्चे। तो हम ये करते थे हर्ष की आज एक दिन में हमने 44 दिन का एक प्रोग्राम बनाया रायपुर जिले में, कि यहाँ से निकलेंगे 44 दिन बाद घूम के, रायपुर जिला बहुत होता था उसमें, नगरी, सिहावा, छुरा, धमतरी, सब रायपुर जिले में आता था। जी। 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 तो हमने बस लेके निकला, सरपंच से संपर्क करते थे, भैया रात में हमारे सोने की व्यवस्था कर दो, खाने पीने की व्यवस्था कर दो। फिर एक डब्बा रखते थे, हमारे नाटक करने के बाद डब्बा लेके बच्चे जाते थे हमारे कलाकार, जी। और वो पैसा मांगते थे, जो पैसा आता था उसको ड्राइवर को देते थे, वो उसमें डीजल डलवाता था। तो बड़ा जबरदस्त रहा, और सरपंच लोग बढ़िया खाना खिलाते थे। जी। उसके बाद वो साक्षरता जैसे हो जाता था, फिर हम लोग ना छत्तीसगढ़ी गाना वाना गाते थे, डांस वांस करते थे, मनोरंजन करते थे। फिर उसको बोलते, जब पैसा जब कम होता था ना, तो सरपंच को बोलते थे, अरे हम लोग आपके यहाँ प्रोग्राम किए हैं, तो 200-300 रुपया और दे दो, कम पड़ रहा है। तो ये हम लोग ना निःशुल्क रूप से साक्षरता के लिए हम लोग जबरदस्त काम किए, अपना और सबका एंटरटेनमेंट एक बहुत साथ। जबरदस्त। सर मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप किसी और किस नाटक पे काम कर रहे हैं, और क्या ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं हाल ही में? जैसे कि कुछ बताया था मैं आपको जी। कि बहुत सारे नाटक फ्लोर पे हैं, जी। और शॉर्ट फिल्म जो है बच्चे लोग जो अब आते हैं, तो जी। वो लोग अभी करेंगे, मुंबई से आएंगे तो शुरू करेंगे कुछ स्क्रिप्ट में। मैं जो लिखता हूँ ना, कुछ शॉर्ट फिल्म या जो भी लिखता हूँ मेरे, वो टेक्निकल दृष्टि से ना, बच्चे लोग भी बोलते हैं मेरे को, पापा बोले टेक्निकल दृष्टि से आप सही नहीं लिख रहे हैं, ये अलग से इसको लिखवाना पड़ेगा। वो मेरे को अभी फिल्म लिखने का तजुर्बा नहीं है। नाटक तो मैं समझ जाता हूँ कैसे क्या है, कैसे वो आ गया है, लेकिन फिल्म लिखने का नहीं है। लेकिन मैं वही अभी जैसे बताया, मैंने नो नेटवर्क के शॉर्ट फिल्म बनाना है, एक बाजा बनाना है, 2 शॉर्ट फिल्म हैं, और एक मूवी भी लिख के रखा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ी कॉमेडी। जी।
तो वो भी हो सके, वो 2.5 घंटे की मूवी है, बढ़िया है, कॉमेडी है, शानदार है। फोकलवा टाइप के जब बना रहा था तो एक दिमाग में था कि मूवी एक उसी टाइप का करेक्टर का एक मूवी, फोकलवा टाइप का करेक्टर का एक मूवी, बिल्कुल तो वो भी है। प्रोड्यूसर वगैरह मिल जाता है तो उसको भी देखेंगे, बढ़िया। सर कोई बात नहीं सर, शुरुआत में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपने इतना मतलब आप इतनी सारी चीज़ों में अच्छे हैं, तो कोई फील्ड को थोड़ा सा छोड़ भी देंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा नॉलेज देने के लिए। और सर आप रियली छत्तीसगढ़ के एक हीरो हैं और बेस्ट छत्तीसगढ़ी निर्देशक मैं आपको कह सकता हूँ सर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया सर आपके साथ इंटरव्यू करके, एक बार ज़रूर आइएगा, मैं फिर से आपके साथ इंटरव्यू करना चाहूँगा सर। और आप सभी का भी थैंक यू सर, हम लोगों का सर का मेरे साथ मतलब मेरा सर के साथ इंटरव्यू पॉसिबल बनाने के लिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाबो तोर रैया रातानापुर मोरे कामाओ सिर जाबो ही गाला जे हो माय मैया कामा